हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2022 के लिए सेट 4 को देखेंगे, सामान्य अध्ययन का। इससे पहले मैं 3 सेट डाल चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाएं और ज़रूर देखें। वो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में बहुत सहयोग करेगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन टीसीएस के पूछे हुए हैं। प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके पूछे हुए क्वेश्चन हैं। इसलिए चैनल पे जाएं और वीडियो ज़रूर देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 56वां संविधान संशोधन से गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला। कब मिला? 1987 में 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो भारत के संविधान के भाग 20 में दिया गया है। भाग 20 में, भारत के संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन को दिया गया है। भारत के भाग 20 के आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। भारत में संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है साधारण बहुमत से, दूसरा होता है 2/3 बहुमत होना चाहिए, जितने भी सदस्य प्रेजेंट है उसका 2/3 बहुमत, मतलब इसे विशेष बहुमत बोलते हैं, विशेष बहुमत। और वो हो गया साधारण बहुमत। वहीं तीसरे की बात करें तो यहाँ तो विशेष बहुमत चाहिए ही, 2/3 सदस्यों की मंजूरी तो चाहिए ही। उसके बाद आधे राज्यों का, विधानमंडल का भी उसमें जो है मंजूरी चाहिए, तभी वो संविधान संशोधन होगा। आधे राज्यों का, आधे राज्यों का विधानमंडल का सहयोग चाहिए, तभी वो संविधान संशोधन होगा। तो भारत में कितने प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं? 3 प्रकार से। इतनी बात याद रखें। वहीं 55वें संविधान संशोधन की बात करें, 55वें संविधान संशोधन की बात करें तो 55वें संविधान संशोधन से अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश को 55वें संविधान संशोधन से राज्य का दर्जा मिला। वहीं 13वें संविधान संशोधन से, 13वें संविधान संशोधन से नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। वहीं 22वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 22वें संविधान संशोधन से मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। वहीं 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम को राज्य पूर्णतः राज्य बनाया गया था 36वें संविधान संशोधन से, वहीं राज्य का दर्जा मिला था 35वें संविधान संशोधन से। ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती है जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। तो एफपीआई का फुल फॉर्म पूछता है, तो एफपीआई का फुल फॉर्म होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। भारत में जो विदेशी निवेश आती है, भारत में जो विदेशी इन्वेस्टमेंट आता है, विदेशी इन्वेस्टमेंट, वो 2 टाइप से आता है। एक आता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड एक आता है एफपीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई एंड एफडीआई 2 प्रकार से भारत में इन्वेस्टमेंट आता है। एफडीआई की बात करें तो एफडीआई जो होता है वो अस्थाई होता है, अस्थाई निवेश होता है। ये कई सालों के लिए लंबा निवेश होता है, बड़ा लंबा निवेश होता है। इसमें जो होता है वो भारत के लिए एसेट क्रिएट होता है, जैसे रोड बन गया, कुछ हो गया, ऐसे हो गया। ये हो गया एफडीआई। जब मिनिमम एफडीआई का कैटेगरी है कि इसमें मिनिमम 10% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इसमें 10% होना चाहिए। वहीं एफपीआई में 10% से
कम इन्वेस्टमेंट जब हो, कहीं किसी चीज़ के 10% से कम इन्वेस्टमेंट हो तो उसे एफपीआई कहते हैं। एफपीआई का इन्वेस्टमेंट होता है खास करके ऐसा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केटों में किया जाता है जो कि अस्थायी होते हैं। वहाँ अगर लगे कि नुकसान हो रहा है तो वो बेच के चला जाता है, इसीलिए इसे हॉट मनी बोलते हैं। एफपीआई को हॉट मनी भी बोलते हैं क्योंकि हॉट मनी में मनी को पलायन करने की गुण होता है। और इसकी जो एफपीआई है, अरविंद मायाराम समिति 2011 में भारत सरकार ने अरविंद मायाराम समिति बनाई जिसने एफपीआई और एफडीआई के बीच में अंतर स्पष्ट किया। उन्हीं ने बताया था कि 10% का बैरियर जो है वो अरविंद मायाराम समिति ने बताया था। कब? 2011 में। ये याद रखें, कब? 2011 में बताया था, इन्होंने ही स्पष्ट किया था। वहीं चंद्रशेखरन समिति 2009 में एक और समिति बनी जिसका नाम चंद्रशेखरन समिति था। तो चंद्रशेखरन समिति ने एफआईआई की व्यवस्था की जिसे एफपीआई भी कहते हैं। एफपीआई की व्यवस्था चंद्रशेखरन समिति की रिपोर्ट पे ही। वहीं एफडीआई की बात करें तो एफडीआई जो होता है वो 2 रूट से आता है, एक तो गवर्नमेंट अप्रूवल से और एक आरबीआई के अप्रूवल से। 2 रूट से एफडीआई आता है भारत में। तो एफडीआई जो है वो रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस क्षेत्र में कितना है? तो डिफेंस क्षेत्र में एफडीआई 49% तक एफडीआई डिफेंस क्षेत्र में है। ये पॉइंट है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। वहीं रेलवे, जो रेलवे ढांचागत हो, रेलवे में कितना प्रतिशत का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं? तो रेलवे में 100% तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बीमा कंपनियों की बात करें, बीमा कंपनी में आप 74% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, नेशनल पेंशन प्रणाली में आप 74% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, टेलीकॉम सेक्टर में आप 100% निवेश कर सकते हैं, 100% निवेश कर सकते हैं। तो ये कुछ बैरियर है जिन्हें याद रखना जरूरी है। वहीं एक और पूछा जाता है कि एफडीआई किस क्षेत्र में नहीं लगता है। यहाँ आप एफडीआई नहीं लगा सकते हैं, जैसे लॉटरी व्यापार हो, इसमें एफडीआई का मंजूरी नहीं है। चिट फंड में नहीं है, निधि कंपनी जो है वो नहीं है, जुआ खेलने वालों में नहीं है, सट्टा वाली में नहीं है। वहीं सिगरेट अथवा तंबाकू के उत्पादन के क्षेत्र में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नहीं कर सकता है कोई विदेशी व्यक्ति। वहीं परमाणु ऊर्जा और रेल संचालन में भी इन्वेस्टमेंट एफडीआई के तहत नहीं किया जा सकता है। इतनी बात एफडीआई के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ है प्रचंडगढ़ का किला। प्रचंडगढ़ का किला पुणे जिले में है। पुणे जिला महाराष्ट्र में है प्रचंडगढ़ का किला। जब शिवाजी मात्र 16 साल के ही उम्र में, ये जो प्रचंडगढ़ का किला, जिसे टोरना फोर्ट भी कहते हैं, टोरना किला भी बोलते हैं, TORNA, टोरना फोर्ट भी कहा जाता है प्रचंडगढ़ के किला को। शिवाजी ने 16 वर्ष की उम्र में इसे अपने कब्जे में लिया था। वहीं शिवाजी की बात करें तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो इसे याद रखें, शिवनेर में शिवाजी का जन्म हुआ था। वहीं शिवाजी के अभिषेक, मतलब कोरोनेशन जब उनका हुआ था, राज्याभिषेक कब हुआ था ये पूछा जाता है। तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। वहीं शिवाजी अपनी राजधानी, अपने साम्राज्य, मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो रायगढ़ को शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। इतनी बातें याद रखें। वहीं एक सवाल और पूछा जाता है कि एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, 3 शब्द हैं, एक है अष्टदिग्गज, एक है अष्टप्रधान, वहीं एक है नवरत्न।
तीनों एक ही जैसे शब्द हैं। तो अष्टदिग्गज जो है वो शिवाजी के दरबार में हुआ करते थे, शिवाजी के दरबार में। वहीं अष्टप्रधान की बात करें तो अष्टप्रधान जो है वो कृष्णदेवराय के दरबार में हुआ करते थे। कृष्णदेवराय जो विजयनगर साम्राज्य के महानतम राजाओं में से एक हैं, कृष्णदेवराय के साम्राज्य में अष्टप्रधान होते थे। वहीं नवरत्न की बात करें तो नवरत्न दो साम्राज्य में होते थे, दो राज्यों में होते थे। पहला तो हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय में होता था अष्टप्रधान नवरत्न, जिसमें कालिदास हुआ करते थे और धन्वंतरी वे सब हो गए। वहीं एक नवरत्न अकबर के भी दरबार में हुआ करते थे, अकबर, जिसमें मूला दो प्याजा, बिरबल ये सब हो गए। तो ये एक दरबार, इतनी बातें इनके बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूना और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच, भारत में जो था पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच वशीन की संधि हुई थी। तो वशीन की संधि कब हुई थी? वशीन की संधि, तो वशीन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में वशीन की संधि हुई थी। यही वो संधि थी जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारण बना था। आंग्ल मराठा युद्ध, इंग्लैंड और मराठा के बीच 3 युद्ध हुए थे। इंग्लैंड और मराठा के बीच 3 युद्ध हुए थे, जिसमें पहला युद्ध का कारण तो सूरत की संधि बनी। सूरत की संधि, जिसका डेट याद रखें। सूरत की संधि जो हुई थी वो 1775 ईस्वी में हुई थी। 1775 ईस्वी में सूरत की संधि हुई थी। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध सूरत की संधि से स्टार्ट हुआ था। वहीं सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में इसकी समाप्ति हुई थी। वहीं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1803 से 1805 के बीच में हुआ था, जो कि वशीन की संधि से शुरुआत हुई इसकी। वहीं राजघाट की संधि 1805 ईस्वी से इसकी समाप्ति हुई। वहीं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1816 से 1819 के बीच हुई, 3 सालों तक चली ये जो संधि। यहीं बीच में 1817 में एक संधि हुई जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1817 में पूना की संधि हुई। तो कई सारी संधियां हैं जो मराठा और इंग्लैंड के बीच इन युद्धों में हुई थी, जिनको हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। कौन सी नदी निकलती है? वेरीनाग जल स्रोत है, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो वेरीनाग से निकलती है झेलम नदी। झेलम नदी जो है वो शेषनाग झील से निकलती है, जो कि वेरीनाग के समीप है। शेषनाग झील है वो कहाँ है? वेरीनाग के समीप है, वहीं से झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी सिंधु नदी तंत्र का पार्ट है। सिंधु नदी तंत्र में 6 नदियां आती हैं, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है। ये नदियां को सिंधु नदी तंत्र बोला जाता है। सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है। वहीं सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में हुआ था, जिसकी मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की थी। वर्ल्ड बैंक ने इसकी मध्यस्थता की थी। ये बात याद रखें, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की थी। इसके तहत सिंधु, झेलम, चिनाब की जो नदियां थी, इसमें पाकिस्तान और भारत, इस जो पश्चिम की तीनों नदियां थी, इसमें पाकिस्तान 80% वाटर यूज करता है और भारत 20% पानी का यूज करता है। वहीं रावी, व्यास, सतलज जो पूरब की 2 नदियां हैं, इसमें पाकिस्तान इसमें 20% यूज करता है और इसमें भारत यूज करता है 80%। तो ये सिंधु जल समझौता है जो कि 1860 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो तरल पदार्थ द्वारा जो घर्षण बल लगाया जाता है उसे तलकर्षण बोलते हैं। तलकर्षण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नदियों को सीधा किया जाता है, नदियों में रास्ता बनाया जाता है, नदियों को
जहाज़ों के चलयमान योग्य बनाया जाता है, उसमें गड्ढे किए जाते हैं। तो तलकर्षण प्रोसेस में नदियों की जो गहराई बनाई जाती है, नौका चलन योग्य इसे बनाया जाता है। समुद्री संरचना की नींव डालने के लिए, नदियों को गहरी करने के लिए, इसे चौड़ा करने के लिए, सिंचाइयों के लिए, जिसमें नदी को जब गहरा किया जाता है तो इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस होता है इसी को ड्रेजिंग कहते हैं, तलकर्षण बोलते हैं। इसी तलकर्षण प्रोसेस से स्वेज नहर का निर्माण किया गया है। स्वेज नहर आप जानते हैं, ये आर्टिफिशियल नहर है जिसे बनाया गया है मानव के द्वारा। तो ये स्वेज नहर को इसी प्रोसेस से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन को संरक्षित किया गया है? तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पहली अनुसूची जो है, पहली अनुसूची के तहत गैंगेटिक डॉल्फिन को संरक्षित किया गया है। गैंगेटिक डॉल्फिन है जो भारत का ये राष्ट्रीय जलीय जीव है, गैंगेटिक डॉल्फिन। बिहार में एक विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन नेशनल पार्क है। वहीं एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन रिसर्च जो है वो कहाँ है? तो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन रिसर्च भागलपुर में, उसे राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 2009 ईस्वी में। गैंगेटिक डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। वहीं गैंगेटिक डॉल्फिन जो है, गैंगेटिक डॉल्फिन के साइंटिफिक नेम की बात करें, साइंटिफिक नेम क्या है गैंगेटिक डॉल्फिन का? तो प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका गैंगेटिक डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम है। भारत में 3 प्रकार के डॉल्फिन पाया जाता है, जिसमें एक हो गया इंडस डॉल्फिन जो कि सिंधु नदी में पाया जाता है, इराविडू डॉल्फिन जो कि चिल्का लेक में पाया जाता है, वहीं एक हो गया गैंगेटिक डॉल्फिन जो सबसे फेमस है। वन संरक्षण अधिनियम, भारत में कई सारे अधिनियम पारित हुए, उन्हीं में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1980 ईस्वी में। वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित हुआ। जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ। वहीं भारतीय वन अधिनियम की बात करें तो भारतीय वन अधिनियम 1927 ईस्वी में पारित किया गया। वहीं वायु संरक्षण प्रदूषण अधिनियम 1981 ईस्वी में पारित हुआ। वहीं जल संरक्षण प्रदूषण एवं एक्ट जो है वो 1974 ईस्वी में पास किया गया। वहीं ध्वनि प्रदूषण एक्ट की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण एक्ट 2000 ईस्वी में पास किया गया। ये कुछ नियम थे जो हमेशा पूछे जाते हैं, इनको आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करें क्योंकि ये हमेशा पूछे जाते हैं। अभी 2019 में ही 2019 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन आरंभ किया है, गंगा नदी को साफ करने के लिए। गंगा नदी को इससे साफ भी किया जाएगा, इससे डॉल्फिन का संरक्षण करना है। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2019 में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेंगबोचे मठ है जो कहाँ है? तो तेंगबोचे मठ नेपाल में है। भारत में अगर सबसे फेमस मठ की बात करें, जो सबसे बड़ा मठ है बौद्ध मठ, तो वो तवांग मठ है। तवांग मठ कई एग्जामों में पूछा गया है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में सबसे बड़ा मठ अरुणाचल प्रदेश में है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। तो विश्व का पहला सबसे बड़ा मठ कौन है? जो बौद्ध मठ है। तो विश्व का सबसे बड़ा मठ है जो बौद्ध मठ है वो है पोताला। पोताला जो मठ है ये लहासा में है। लहासा तिब्बत का पार्ट है, तो लहासा में है पोताला महल या पोताला मठ। वहीं कुछ इम्पॉर्टेंट मठ है जिनको याद रखना बहुत जरूरी है, आइए देखते हैं। वहीं महाबोधि टेम्पल जो है, महाबोधि टेम्पल बोध गया में है। महापरिनिर्वाण टेम्पल की बात करें तो ये कुशीनगर में है। वहीं रामाधन जो स्तूपा है वो कुशीनगर में है। वहीं वट थाई टेम्पल की बात करें तो वट थाई टेम्पल कुशीनगर में है। तिक्सा मोनेस्ट्री कहाँ है? तिक्से मोनेस्ट्री लेह में है। वहीं मिंड्रोलिंगा मोनेस्ट्री कहाँ है? मिंड्रोलिंगा मोनेस्ट्री देहरादून में है।
वहीं गूम मोनेस्ट्री कहाँ है? तो गूम मोनेस्ट्री दार्जिलिंग में है। वहीं नामड्रोलिंग मोनेस्ट्री या इसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, ये मैसूर में है। वहीं सिख धर्म में गोल्डन टेम्पल कहाँ है? ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। सिख धर्म का गोल्डन टेम्पल जो पंजाब में है वो कहाँ है? वहीं रूमतेक मोनेस्ट्री की बात करें, रूमतेक मोनेस्ट्री सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है। वहीं सुगलांगा कंग मोनेस्ट्री कहाँ है? सुगलांग कंग जो टेम्पल है वो कहाँ है? तो वो धरसाना में है, धरसाना। ठीक है। वहीं धमेक स्तूप की बात करें तो ये सारनाथ में है, यूपी। धमेक स्तूप ये कई बार एग्जाम में पूछा है। वहीं विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार वाले चिन्ह का एक शिलालेख है जो कहाँ मिला है? तो ये जो शिलालेख है वो धौलागिरी में मिला है। ये देखिए, ये जो बड़े चिन्हों वाला शिलालेख है ये धौलागिरी में मिला है। धौलावीरा जो है ये यूनेस्को साइट है, भारत का 40वां यूनेस्को साइट धौलावीरा है। धौलावीरा गुजरात में है। वहीं धौलावीरा की खोज कौन किए थे? धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा की खोज किए थे जेपी जोशी ने। जो सिंधु घाटी के नगर हैं वो दो पार्टों में बांटे होते थे, एक ऊपरी नगर एक निचला नगर। लेकिन इसका अपवाद है कौन? तो इसका अपवाद है धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो 3 पार्टों में बटा हुआ है, ऊपरी, मध्य और निचला नगर। वहीं हड़प्पा के जो उत्थान या पतन के जो साक्ष्य हैं वो धौलावीरा से ही मिलते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 से लेके 1750 तक का समय कहा जाता है, एडी में, बीसी में। कई जगह 2350 से 1750 भी दिया रहता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो ट्रायंगुलर शेप में था। इसका जो एरिया है वो ट्रायंगुलर शेप में है, जो कि लगभग 13 12 इकाई। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता जो है इसका क्षेत्रफल भी कई एग्जामों में पूछा गया है, बड़े एग्जामों में। तो इसे याद रखें, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के यदि एरिया की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी जो क्षेत्र है ईस्ट में कौन है? तो ईस्ट में सबसे पूर्व क्षेत्र में आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी में है। सबसे उत्तर कश्मीर में मांडा है। वहीं सबसे दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में दामाबाद है, महाराष्ट्र में। वहीं सबसे पश्चिम की बात करें तो सबसे पश्चिम में है सुतको गोंडोर जो कि बलूचिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये जो उसका क्षेत्र है ये उसके बारे में है। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि थी, जिसमें लगभग 64 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें यू और मछली का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है। यू और मछली का प्रयोग। जो सिंधु घाटी का लिपि है वो 1853 ईस्वी में खोजा गया था, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा चुका है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है जो वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, मतलब इस साइड से इस साइड तक लिखी जाती है। और इस साइड से इस साइड मतलब राइट से लेफ्ट जो लिपि लिखी जाती है, उस लिपि के जो लिखने का तरीका होता है उसे बोलते हैं बुस्ट्रोफेड। जो राइट से लेफ्ट तक लिपि लिखी जाती है उसे बुस्ट्रोफेज लिपि बोलते हैं। बुस्ट्रोफेज लिपि। वहीं एक अशोक के जो शिलालेख हैं वो भी खरोष्टी लिपि में अशोक के शिलालेख हैं। खरोष्टी लिपि वो भी बुस्ट्रोफेज लिपि हैं, क्योंकि वो भी राइट से लेफ्ट की ओर लिखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकिंग विथ कॉमरेड्स बुक किसकी है? तो वॉकिंग विथ कॉमरेड्स बुक है अरुंधति रॉय की। किनकी बुक है? अरुंधति रॉय की। कुछ बुक देख लेते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। झुम्पी लहरी की बात करें तो झुम्पी लहरी का 2 बुक हैं जिन्हें याद रखें, द नेमसेक, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ये 2 बुक झुम्पी लहरी की है, द नेमसेक, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। वहीं अरुंधति रॉय की बात करें तो उनकी बुक हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, और वहीं वॉकिंग विथ कॉमरेड्स। वहीं विक्रम सेठ की बात करें तो इनकी एक किताब है अ सुटेबल बॉय, और किरण देसाई की बात करें तो इनका द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। 10 क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखा है, इसीलिए लगभग 20 से 25 मिनट का समय लग गया है।
तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। तो अब अगर आप जब तक एप्रिशिएट नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।